प्रश्न संख्या 5301। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में पक्के खालों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा कराया गया था। निर्माण पश्चात पक्के खालों की मरम्मत रखरखाव का कार्य संबंधित काश्तकारों द्वारा ही किया जाता है, अतः इसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना सिंचित क्षेत्र विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। खंड 2। कच्चे खालों से सामान्य सीपेज लीकेज होते हैं। पक्के खालों का संधारण, मरम्मत इत्यादि का कार्य काश्तकारों द्वारा ही किया जाकर इनके द्वारा प्राप्त सिंचाई पानी का समुचित उपयोग किया जाता है। खंड 3 जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31/8/2010 से इस परियोजना क्षेत्र में पक्का खाल निर्माण कार्य समाप्त कर दिए गए हैं, अतः कच्चे खालों का पक्का करने का कोई योजना संचालित नहीं है तथा पक्का खाला निर्माण पश्चात पक्के खालों की मरम्मत, अनुरक्षण, टूट फूट इत्यादि का कार्य संबंधित काश्तकार जल उपयोक्ता संगमों द्वारा किया होता है। उक्त प्रकृति के कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुमत है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में जैसलमेर जिले में रामगढ़ में सीएडी कार्यालय खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री जी से निवेदन करके पूछना चाहूँगा, खाड़ा एक चक्का एक गांव का एक ही होता है जिसमें कई किसान होते हैं। निर्मित हुए किसानों को खाड़े हैंडओवर नहीं किए गए, ऐसी स्थिति में ये रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत राज के वहाँ आबादी कम होने से बजट पर्याप्त नहीं है, तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए क्या सरकार जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं के मार्फत इसका प्रावधान लेके और इस वेस्टेज पानी को बचा के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के मदद करने के लिए पुनर्विचार करने का मानस रखती है या नहीं? खालों के रख रखाव और पक्का निर्माण कार्य कराने का 31/8/2010 को भारत सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए नरेगा द्वारा ही वो काम किया जाता है और अभी कोई प्रावधान सरकार के पास, भारत सरकार और राज्य सरकार के पास पक्के निर्माण करने का नहीं है। अगला प्रश्न संजय शर्मा। प्रश्न संख्या 3949। जी हाँ, जिला अलवर में राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से औषधि नियंत्रक विभाग अलवर में कार्यरत पूर्व सैनिकों का परिशिष्ट कै में अंकित अनुसार विगत 6 माह से वेतन बकाया चल रहा था, जिसका भुगतान किया जा चुका है। खंड 2 जी नहीं, बकाया वेतन के संबंध में किसी कार्मिक द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है। खंड 3 जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने औषधि नियंत्रक विभाग का जो बकाया चल रहा था पूर्व सैनिकों का, उसके भुगतान के संदर्भ में बताया है, लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से बताना चाहूँगा कि जिला परिवहन अधिकारी शाहजहाँपुर, जलदाय विभाग बहरोड, ITI तिजारा, जिला कलेक्टर पूल अलवर, लक्ष्मणगढ़ ITI, सर्किट हाउस अलवर, ESI नीमराणा, गवर्नमेंट प्रेस सहित लगभग 28 अलग अलग कार्यालयों के 25 लाख से अधिक रुपया पूर्व सैनिकों का बकाया चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि इस रकम का भुगतान पूर्व सैनिकों को कब तक जारी कर दिया जाएगा? माननीय सदस्य, आपने जो जानकारी, जो क्वेश्चन पूछा था उनका तो दे दिया गया है। आपके पास जो जानकारी है वो आप उपलब्ध करा देना, जल्दी से जल्दी उनका भुगतान करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 203। एक सेकंड। आप क्यों इतना बहुत साफ है? क्या यह सही है कि जिला अलवर के सरकारी विभागों में राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन विगत 6 माह से बकाया चल रहा है? इसमें केवल और केवल औषधि का नहीं पूछा है, अलवर के सारे विभाग जिनमें ये काम करते हैं उनका पैसा बकाया 6 महीने से है क्या? ये है प्रश्न।
आपने केवल और केवल औषधि वालों का पेमेंट का तो इसमें करके आपने बता दिया हो गया। उनका प्रश्न सही था कि बाकी जो एक्स सर्विसमैन जो काम कर रहे हैं उसमें बकाया है या नहीं है, और है तो उसका पेमेंट कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी विभागों में भी एक्स सर्विसमैन का जो पैसा बकाया है, अलग अलग विभागों से उन सब का बकाया भुगतान जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। जिनका कर दिया गया उनकी मैंने आपको जानकारी दी है, जिनका बकाया है उनका 100% भुगतान कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न मैंने बताया, उनकी सूची आप सदन की पटल पर रख दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, जो कटारिया जी ने कहा सरकारी विभागों, उत्तर केवल एक विभाग का है, इसलिए अधिकारियों से कहे उत्तर पूरा करेक्ट करके सदन में लाए। इसमें अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 203। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, वर्ष 2014 से 2018 तक भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर आयोजित जन भाव वियोग निराकरण समिति की बैठकों एवं उनमें दर्ज व निस्तारित प्रकरणों का विवरण क्रमश परिशिष्ट अ, ब एवं स पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है। खंड 2, वर्ष 2014 से 2018 तक जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई का विवरण एवं जन सुनवाइयों के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का संख्यावार व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट य पर संलग्न है। खंड 3, जिला जन उपयोग एवं सतर्कता समिति मामले के निराकरण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने हेतु सक्षम है। सामान्यतः समिति द्वारा प्रकरणों के निर्णय के उपरांत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्णय की क्रियान्वयन को स्थगित की जाकर पुनः जांच के आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सतर्कता समिति निर्णय में जो दर्ज प्रकरणों में से 13 शेष प्रकरणों का निस्तारण कब तक होगा? वह समय पे निस्तारण नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहती है। तीसरा प्रश्न है मेरा, जिला कलेक्टर महोदय ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए थे, पत्र क्रमांक 713 2/9/2020, 185 दिन होने के बाद भी उपखंड अधिकारी ने तो कोई कार्रवाई की है, न जिला अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो हमारे 13 जो प्रकरण है उनके बारे में जो बात कही है, क्योंकि बीच में कोविड भी था और पंचायत चुनाव भी थे, उसकी वजह से अब बैठकें नहीं हो पाई, और अब जो बकाया प्रकरण है उस समय पर हम मीटिंगें भी कर जल्दी उसका समस्या का परिवादियों का जो भी निराकरण भी करेंगे, निस्तारण करवाएंगे, और आपके पत्र के बारे में आपने जिक्र किया है उसका हम जल्दी से दिखा करके जाँच करवाएंगे। और मैं सदन को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से हम इस जन सुनवाई को ग्राम स्तर से अभी जन सुनवाई शुरू कर रहे हैं, और सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसडीओ, बीडीओ, डीएसपी सभी को कहा है कि 3 से 4 बजे तक लगातार वो आम जन को सुनेंगे। उसके साथ साथ में हम ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जन सुनवाई ले जा करके क्लस्टर वाइज हम 10-10 ग्राम पंचायतों का समूह बनाएंगे और उनकी निस्तारण भी सुनवाई करें, निस्तारण भी कराएंगे। इसलिए बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि पूरा सदन मिल करके जो हमारी सरकार ने वादा किया है कि आम जन को जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील शासन देने का, उसके लिए हम इस स्तर पर ये काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम उसकी लगातार जिला कलेक्टर, उपखंड स्तर और ग्राम स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी, और जल्दी जल्दी परिवार जितने भी हैं उसका निस्तारण किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल, प्रश्न संख्या 204। खंड 1, जी हाँ, आशा सहयोगिनियों की मुख्य मांगें एवं उस पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है। आशा सहयोगिनियों को स्थायीकरण के संबंध में यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है, और न ही श्रमिकों के भांति इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। 2, आशा सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि ICDS की ओर से आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 1/8/19 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह किया गया, जो पूर्णतः 100% राज्य सरकार
द्वारा देय है तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी दिया जा रहा है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अपर अवलोकनार्थ है। इस संबंध में कार्य आधारित भुगतान बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर दिया जाएगा। खंड 3 ANM के कोर्स में 10, 20, 30% आरक्षण के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु 5%, आशा सहयोगिनियों हेतु 10%, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों हेतु 15% आरक्षित किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 1/1/21 द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 4 आशा सहयोगिनियों को श्रम अधिनियम के अनुसार उच्च कुशल कार्य का लाभ के संबंध में ये मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। इन पर राज्य सेवा के कर्मियों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है, न ही श्रमिकों के बराबर इनके घंटे तय हैं। मानदेय के अलावा ये अन्य कार्य भी कर सकती हैं। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में किए जाने के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण आशा सहयोगिनियों को मानदेय ICDS विभाग द्वारा एवं इंसेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है। 6 आशा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आशाओं को पदोन्नति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाली आशाओं को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर वरीयता दिए जाने के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा सक्षम स्तर से 318 पदों हेतु अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। 7 आशा सहयोगिनियों को पद पर रहते हुए अन्य कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान के संबंध में आशा सहयोगिनियों को ANM प्रशिक्षण में चयनित होने पर मानदेय पद रिक्त रखते हुए अवकाश स्वीकृति की अनुमति दिए जाने के संबंध में आदेश की प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है। खंड 2 प्रति उत्तर बिंदु संख्या 1 में ही समाहित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से ये जानकारी चाह रहा हूँ कि क्या पड़ोसी राज्यों में जो मानदेय है आशा सहयोगिनियों का, उनके बराबर इनका मानदेय रखने का कोई सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य की अपनी अपनी नीति है और मैं समझती हूँ राजस्थान हिंदुस्तान में भारत में पहला ऐसा राज्य है जो 2700 रुपये की राशि आशा सहयोगिनियों के नाम पे 100% अंशदान राज्य सरकार द्वारा दे रहा है। इंसेंटिव के तौर पे जो मेडिकल विभाग द्वारा दिया जाता है उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है, उनके आधार पे विभिन्न राज्यों में इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन मानदेय हमारा अन्य राज्यों से ज़्यादा है। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका सभी में भारत सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% के अनुपात में भुगतान किया जाता है। लेकिन मुझे सदन को बताते हुए हर्ष भी है और दुख भी है कि जो अनुपात भारत सरकार का है वो पूरा नहीं होते हुए आज की तारीख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 62% अंशदान राजस्थान सरकार दे रही है और 38% अंशदान केंद्र सरकार दे रही है, जो कि उल्टा है। होना इसका 60% हमारा चाहिए। अगर माननीय सदस्य को बहुत चिंता है, सदस्य के भाई भी सांसद है, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि भारत सरकार से मांग रखें कि 2700 रुपये के अनुपात में अगर हमारा 40% माना जाए और इसका 60% अगर भारत सरकार देती है तो 4050 रुपये की वृद्धि भारत सरकार द्वारा इनके मानदेय में होएगी। अगर ये 60-40 जो आंगनवाड़ी सहायिका और सहयोगिनियों के हैं उसी अनुपात में देते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि जो आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी वर्कर्स के अनुपात है, इसी अनुपात को आप आशा सहयोगिनियों के अनुपात में भी तब्दील कराएं और भारत सरकार से 60% का अंशदान हमको 4050 रुपये हमारी बहनों को दिलाएं, जिससे हमारा ये मानदेय है बराबर हो सके और इनमें एक तरह से जो अंतर आ रहा है वो अंतर ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी को पता नहीं है, चिंता है, तभी तो ये प्रश्न उठाया विधायक ने, और विधायक के भाई सांसद है तो आपने
समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा। सबसे पहले ये माननीय सदस्य, इस बार प्रश्न- मांग जो है प्रश्न- लोकसभा की प्रश्न- टूट रही है। मैं तो आपसे, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। आप स्टेट के मिनिस्टर हैं, आपसे यही मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को कोई स्थायीकरण या कोई संविदा कर्मी मानने का सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी उस दौरान ही उसमें ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मानदेय कर्मचारी हैं, इनको संविदा कर्मचारियों के रूप में भर्ती नहीं की गई है, इसलिए सरकार इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं करती। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़। प्रश्न संख्या 525। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1, जी हां, राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 फरवरी 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किया, जिसके अंतर्गत पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये, ट्रांसजेंडर महिलाएं एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 31 जनवरी 2021 को विभागीय पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 15,03,834 बेरोजगार आशार्थी राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, जिनमें से स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगारों की संख्या 12,24,008 है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ए पर उपलब्ध है। खंड 2, प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत अधिकतम 1,60,000 आशार्थियों को भत्ता राशि दिए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। योजना प्रारंभ तिथि 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 2,49,433 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है तथा वर्तमान में माह जनवरी 2021 में कुल 1,59,100